हेलो साथियों, नमस्कार। मैं प्रविंद्र, एक बार फिर मैं आपके बीच। आपने कल का प्रोमो देखा होगा। अरे भाई, मैं वो फिल्म वाले प्रोमो की बात नहीं कर रहा। आज तो पूरा बॉलीवुड क्या पूरा संसार ही बंद है। मैं बात कर रहा हूँ हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र सिंह मोदी के द्वारा जो प्रोमो कल तैयार किया गया था। एक ट्रेलर था। किसी को फिल्म दिखाने से पहले एक ट्रेलर तैयार किया जाता है और बोलते हैं कि आपको इसकी पूरी डिटेल लेनी है तो आप इसकी फिल्म देखो। कल का वही ट्रेलर, वही प्रोमो आया 8 बजे। और जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री 8 बजे आते हैं हर बार और प्रकट होते हैं एक बड़ी संजीवनी बूटी लेके, और ऐसा लगता है कि अब पूरे भारत में जो भी समस्याएं वो ख़त्म होने वाली हैं। जिस तरीका जो अनाउंस हुआ था 20 लाख करोड़ रुपए का, उसमें उन्होंने डिस्कस किया था। यानी कि टोटल जो स्पीच था 35 से 40 मिनट का स्पीच था, और उसमें इस प्रकार का स्पीच दिया गया था जैसे कि भारत ने बहुत बड़ी सफलता हासिल कर ली हो। यानी भारत ने विश्व में एक इस प्रकार की विजय हासिल की हो कि उसने बड़ा लम्बा तंगड़ा एकदम ऐसा जोर लगा के और झंडा खड़ा कर दिया है कि भाई भारत ने दिखा दिया है कि आज के टाइम में अगर भारत में कोई भी समस्या आती है तो हम किस तरीका से लड़ सकते हैं। इस प्रकार का जो स्पीच हुआ था वसुधैव कुटुंब से लेकर और कौन कौन सी चीज़ों को जो कि एक बड़े बड़े डायलॉग के साथ, सिनेरियो के साथ में आपके सामने रखी गई, वो सारी बातें न करके अगर हम बातें करते एक एक ऐसी जो समस्या आज हमारे देश में माइग्रेंटों को लेकर सबसे ज़्यादा जो लेबर लॉ है उसके ऊपर जो चर्चा होनी चाहिए थी वो नहीं हुई। यानी कि हमारे प्रधानमंत्री के मुंह से एक भी शब्द जो मजदूर एक राज्य से दूसरे राज्य यानी अपने घर में आने के लिए सड़कों का, पटरियों का सहारा लेते हुए और अपने घर की ओर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं पूरे वीडियो में जिस तरीका से हमारे देश की जो लेबर है एक राज्य से दूसरे अपने घर में आने के लिए, एक टेम्पू से आने के लिए एक व्यक्ति को 3-3 हज़ार रुपये देना पड़ रहा है। यानी कि वहाँ पर कुछ प्रेग्नेंट औरत भी हैं। यहाँ पर ऐसे ऐसे बुजुर्ग हैं जो कि अपने पैरों से प्लास्टिक की बोतलें बांध कर पटरियों का सहारा लेकर अपने घर की तरफ बढ़, वहाँ पर छाले हो जाते, थक जाते हैं, खाने की कोई व्यवस्था नहीं है और इस प्रकार की जो समस्या आती है उनके लिए एक शब्द नहीं निकला। हम बात करते हैं 20 लाख करोड़ रुपए का जो अनाउंस हुआ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। उस उस अनाउंस में कौन कौन सी चीज़ों का, कौन कौन सी बातों का ध्यान रखा गया है ये पूरी तरह से स्पष्ट नहीं कर पाए। उन्होंने बोल दिया, वही पुरानी वाली कहावत है कि ये पुराना ये मेरा पिक्चर अभी बाकी है, अभी पिक्चर आप देखें कि हमारी फाइनेंस मिनिस्टर आएंगी और वो 2 दिन के बाद में आपके सामने सिलसिलेवार तरीके से बात करेंगी इसके बारे में। क्या ये जो अनाउंसमेंट हो रहा है पैकेज का, उसमें जो पिछले के अनाउंसमेंट थे क्या उसमें वो इंक्लूड किए गए हैं? यानी कि आप पिछले के अनाउंसमेंट जो भी रिलीफ फंड या जो सरकार ने जो भी चीज़ें पिछले लॉकडाउन में 3 लॉकडाउन में जो ऑर्गेनाइज की गई थी, कोई रिलीफ फंड दिया गया था, उनको टोटल मिलाते हैं तो ऑलमोस्ट 20 लाख हो रहा है, 20 लाख करोड़ हो रहा है। तो इसमें ये पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हो पाया है कि जो 20 लाख करोड़ का जो है अनाउंसमेंट, उसमें पीछे की योजना भी उसमें शामिल हैं कि नहीं। उसमें जो चीज़ें हैं उसमें क्या क्या चीज़ लिखी हुई हैं, इसमें लैंड, लेबर, लिक्विडिटी एंड लॉ को सम्मिलित किया गया है। एमएसएमई यानी कुटीर उद्योग यानी स्पैनिंग इंडस्ट्रीज, धागा वगैरह जो भी है, एक होम बिजनेस यानी कि जो रूरल या जो घर में जो मतलब गांव में जो बिजनेस चल रहा उनको भी ध्यान रखाने की बात की गई है। सबसे बड़ा क्वेश्चन ये उठता है कि जो अनाउंसमेंट है उसमें हर आपने स्पीच में कह रहे थे 120 करोड़, 120 करोड़, 120 करोड़ में कितने उद्योगपति हैं, कितने गरीब हैं, कितने क्या लोग हैं, इसकी पूरी तरफ से
पूरी तरह से एनालाइज की जाए तो काफ़ी फिगर सामने आ सकते हैं। खैर, ये बहुत सारी बातें हैं। मैं स्पष्ट से अपनी बात पे आता हूँ कि जो मेरा आज का जो विषय है, मैं उस किसके बारे में आपसे चर्चा करना चाहता हूँ। मैं चर्चा ये करना चाहता हूँ कि जो अनाउंसमेंट रिलीज़ किए जा रहे हैं, आवर प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा, तो वो अनाउंसमेंट हैं। जिन व्यक्तियों को वाक़ई ज़रूरत है, वो नीडी व्यक्ति हैं, उनके लिए वो कब तक पहुँच पाएँगे? या फिर वो कभी पहुँच पाएँगे? सबसे बड़ा क्वेश्चन रहेगा। हमारे जो किसान हैं, जो लेबर है, जिस तरीक़ा से वो पूरी तरह से फँस चुके हैं एक डिफरेंट स्टेटों में, जिस प्रकार से गुजरात, उत्तर प्रदेश ने जो लेबर लॉ जो इम्पोज़ किया गया है, उसमें 35 अमेंडमेंट जो 35 लॉ लेबर लॉ है, उसमें चेंजेस किए गए हैं, वो बाकी उसकी पहले से ही क्रिटिसाइज़ होना चालू हो गई है। उन पे 12-12 घंटे काम कराया जाएगा। यानी कि उन जो व्यक्ति हैं, जहाँ पर मज़दूरों की कमी होगी, तो उनसे बोल दिया गया कि भई मज़दूरों को इस टाइम 12-12 घंटे काम करना पड़ेगा। निश्चित नहीं है सैलरी आपको अगले महीने मिलेगी या 2 महीने बाद मिलेगी। आपको ये भी निश्चित नहीं है आपको नौकरी से कब निकाल दिया जाएगा। यानी कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट किया करती थी हमारे इंडिया में, इस प्रकार का लॉ उत्तर प्रदेश और गुजरात में इम्पोज़ कर दिया गया है हमारे माइग्रेंटों के ऊपर, लेबर के ऊपर, वो कहीं न कहीं एक चर्चा का विषय बनता है। आप ये तो इंडिया में फँसे हो, आप बाहर की मैं इसलिए बात नहीं करता कि वो अच्छे मोटे आई मीन डॉलरों में कमाते हैं, उनके पास अच्छी सैलरी भी होती है, लेकिन यहाँ की बात करूँ तो यहाँ तो बहुत दयनीय स्थिति है। जो व्यक्ति 350 रुपए में दिन की दिहाड़ी करता है, शाम का उसका खाना आता है घर पे और शाम को खाना बना के जब खाता है, सुनिश्चित कर पाता है कि कल के लिए रोटी के लिए मेरे पास पैसे हैं नहीं, उस मज़दूर की बात कौन करेगा? यानी कि आपको 2 शब्द उन व्यक्तियों के बारे में ज़रूर बोलना चाहिए था। जो बात 4 मिनट में निपट सकती थी, आपने पूरे स्पीच में जिस तरीका का प्रोलॉन्ग्स यूज़ किया था, वो आपने 35-40 मिनट उसमें खींच दिए। यानी कि बहुत बड़ी एक जीत की घोषणा होने वाली है यहाँ पर। आपने पीएम केयर फंड के नाम से जो एक वेबसाइट चलाई है, उसपे आपको जो कि जहाँ पर सरकारी कर्मचारी हैं, उनकी सैलरियों का कुछ परसेंटेज उसमें डाला जाएगा केयर फंड में, पीएम केयर फंड में। यानी आप उसमें दान भी दीजिए। साथियों, उसमें आरटीआई ने पत्र डाला कि भाई इसकी जो है स्पष्टता है, क्लैरिफ़िकेशन है, वो तो आप दीजिए कि ये पैसा जो आप इसमें आ रहा है वो कहाँ से कैसे यूटिलाइज़ करेगा? कहाँ से यूटिलाइज़ होगा वो पैसा? उसकी भी कोई नहीं है, इसकी कोई नहीं है। आरटीआई पे बैन लगा दिया कि आरटीआई इसकी जाँच नहीं कर सकती। मतलब जो आप पैसा एक रिलीफ़ फंड के तौर पे लोगों से ले रहे हो, एक गवर्नमेंट एम्प्लॉइयों की सैलरी काट के उसमें ट्रांज़ैक्शन किया जा रहा है, क्या आपके पास इतने आप एक ऐसा व्यवहार करना चाहते हैं कि देश के साथ में कि आप उसकी स्पष्टता तैयार नहीं कर सकते आप? भाई आप बोलिए कि इतना रुपए आ गया है, हम ये पैसा इस प्रकार से जिस सोसाइटी पे ऑर्गेनाइज़ करना चाहते हैं, जो इस पे ज़्यादा अफ़ेक्टेड है। इस प्रकार की कोई भी नहीं है, आरटीआई को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। आरटीआई उस पे जाँच-पड़ताल नहीं कर सकती। अभी मैं देख पा रहा था जो कि कतर से एयरलाइंस आ रही थी, वहाँ की तो बहुत ही स्थिति खराब है। जो कतर एयरलाइंस ने फिर सामने आकर कहा कि जिस प्रकार से जो इंडिया के मज़दूर इंडिया में जा रहे हैं, उतने से 50% में तो हम ही भिजवा सकते हैं। मतलब आप उनसे भी पैसा कमा रहे हो, यहाँ से भी पैसा कमा रहे हो चैरिटी के नाम पर और आप उस चीज़ की स्पष्टता भी नहीं करना चाहते। तो कहीं न कहीं ये क्वेश्चन तो उठेगा। तो स्पष्ट रूप से जो पैकेज है, जो हमारे जीडीपी का 10% पैकेज है, वो पैसा कहाँ पर लगने वाला है? किस मज़दूर को, किस उद्योगपति को फ़ायदा उठाया जाएगा? कौन-सा उद्योगपति उससे फ़ायदा उठाने वाला है? क्या आने वाले इलेक्शनों में फिर उसका प्रचार के यूज़ के लिए किया जाएगा? ये पूरी तरह से स्पष्ट की जाए, तो इससे क्या होता है कि देश के लोगों का नज़रिया बदलेगा।
एक स्पष्टता सामने आएगी तो लोग अपना उस पर विचार रखेंगे और शायद बढ़ चढ़ के और भी दान हो सकता है इकट्ठा, कि भाई ये इतना पैसा आ गया है, हम जिस जो स्पाइनिंग इंडस्ट्रीज हो गया, धागा फैक्ट्री, जो जो भी लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, उसमें जो ज़्यादा इफेक्टेड हैं, सब्जी वर्कर हैं, जो उन्होंने खेती लीज पे ली है, बिस्से पे ली है, और उन्होंने पहले से किसानों को पैसा दे रखा है जो उनकी पैतृक खेती है, और अब जो अनाउंस जो पैकेज है अब डायरेक्ट उन्हीं को उन्हीं के लिए जाएगा जो बाकी जिस टाइम प्रेजेंट में जो खेती कर रहे हैं, या फिर जो प्रेजेंट में जिसका जो बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए पैसा दिया जाएगा। इस प्रकार से कोई भी स्पष्टता सामने निकल के नहीं आई। ये वाकई ही बहुत ही चिंता का विषय मैं कहूँगा कि हमारे सरकार की तरफ से ऐसा कोई भी मंत्री सामने निकल कर नहीं आता है कि उसकी स्पष्ट रूप से चर्चा कर सके। अरे भाई, आप मेक इन इंडिया की बातें करते हो, मेक इन इंडिया पूरी तरह से स्पष्ट है कि पूरी तरह से फेल हो गया, वो औंधे भौंक रहा है वो मेक इन इंडिया। और कल मेक इन इंडिया के बारे में आप बात कर रहे थे, मेक इन इंडिया इस टाइम में बहुत फ़ायदा उठा रहा है। अरे भाई, मेक इन इंडिया फ़ायदा उठा रहा होता तो चाइना से जो 56 कंपनियां गई हैं उसमें से मात्र 3 कंपनियां इंडिया थोड़ी आती, 26 आपकी थाईलैंड चलेगी, 11 वियतनाम चलेगी, हैं बाकी की आपकी ये म्यांमार चलेगी, बस 3 कंपनियां वैसे इंडिया में क्यों आई? इसका तो कहीं ना कहीं मेक इन इंडिया भी पूरी तरह से धराशायी हो गया। और प्रधानमंत्री ने एक बहुत बड़ा, जिस तरीक़ा से झूठ बोलते हैं, झूठ का भी एक बहुत बड़ा बतंगड़ आया था, उसमें बोला था कि हमने इस बीमारी से इस ऐसे समय में एक फ़ायदा उठाना भी सोचा, एक अलग प्रकार का नज़रिया भी हमने पेश किया पूरे विश्व के लिए। हमने पीपीई किट बनाना चालू कर दिया, हम डेली 2-3 लाख पीपीटी किट बना रहे हैं अपने देश में। भाई, आप किस प्रकार की बातें कर रहे हो? हैं, इबोला नाम की बीमारी जब देश में आई थी उसी टाइम से हमारे यहाँ पीपीई किट बन रही है। आप देख सकते हैं, इबोला जब बीमारी आई थी, हाँ, उसका पहले नाम कुछ अलग था, उसका नाम रख दिया गया था इक्विपमेंट प्रोटेक्ट ऑफ द पर्सन्स, डॉक्टरों के लिए जो स्पेशल ऑर्गेनाइज थी उसके लिए वो बनाते थे, अब पीपीई किट रख दिया गया है। तो इस प्रकार का मतलब अब क्या जो विषय है वो इस प्रकार का जो विषय होना चाहिए था कि हम एक विजय जो हमारे देश ने विजय हासिल कर ली। अरे भाई, जो लॉकडाउन जो पहले आपने पूरे देश में इम्पोज़ किया बिना राज्य सरकारों से पूछ कर, आप अब उन राज्यों को बोल दिया है कि भाई आप अपने राज्य का आप देखो। ये आप पहले बोल दिया होता, पहले थी आपने स्पष्टता तैयार कर ली होती, तो अब जो आंकड़े सामने आ रहे हैं 3 से 4 हज़ार पर डे का, वो कहीं न कहीं उस पे थोड़ा-सा इफ़ेक्टिव हो सकता था। क्योंकि राज्य की जो सरकारें हैं, वो सेंट्रल गवर्नमेंट से ज़्यादा नॉलेज रखती हैं। उनके मंत्री वहाँ पर काम, उनको अच्छी तरह से सुनिश्चित कर सकते हैं कि हमारे राज्य में कहाँ पर कौन-सी जगह पे बीमारी ज़्यादा फैल रही है। वो स्पष्ट कर सकते हैं। आपने तो बस आए 8 बजे के बाद और बोल दिया कि भाई जिस पूरे विश्व में लॉकडाउन है, बस अपने घरों में बैठिए और बिल्कुल चिंता मत कीजिए। भाई, चिंता नहीं करेगा, 2 दिन रह लेंगे, 3 दिन रह लेंगे, मज़दूर हैं, वो बड़े-बड़े सिटियों में फँसे हुए हैं, उनका क्या होगा? तो इसको कोई लेकर स्पष्टता सामने नहीं आई। बस ये इस प्रकार का जो हमारे देश में प्रोपेगेंडा है, जिस प्रकार से जो फैला जा रहा है कि हमारे प्रधानमंत्री ने 7 बार हाथ जोड़े अपने भाषणों में आए, मुँह पे अपना मफलर बाँध के आए, जिस प्रकार से जो मीडिया पे दिखाया जाता है, वो कहीं न कहीं हमारे देश की जो ट्रू स्पीच को दबाने का काम किया जाता है, उस पर सही तरीक़ा से एनालाइज़ नहीं किया जाता। ये बहुत ही ज़्यादा चिंता का विषय है हमारे देश की सरकार के लिए। उसको सोचना चाहिए कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं और किसके बारे में बात करनी चाहिए। जय हिंद साथियों।